नमस्कार, मैं हूं मानवेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज़ 24। जैसा कि पता है कि यूक्रेन और रूस के बीच पिछले 4 दिनों से युद्ध छिड़ा हुआ है। उस युद्ध में कई भारतीय स्टूडेंट वहां यूक्रेन में फंसे हुए हैं। कुछ स्टूडेंट्स को एयर इंडिया की मदद से भारत लाया जा चुका है, लेकिन कुछ भारतीय स्टूडेंट्स अभी भी वहां फंसे हुए हैं। लखनऊ की एक बेटी जिसका नाम रिद्धि सिंह है, वो भी यूक्रेन में फंसी हुई है। हम इस समय रिद्धि सिंह के घर पे उपस्थित हैं, उनके परिजनों से बात करने आए हैं कि वहाँ के कैसे हालात हैं, रिद्धि सिंह जी से बात हो पा रही नहीं हो पा रही है और किन तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, सरकार की तरफ से क्या कहा गया है, कब वापस आने की उम्मीद है और इन लोगों की सरकार से क्या अपेक्षा है, सरकार सुन रही है, वहाँ जो इंडियन एम्बेसी है वो कुछ कर रही है कि नहीं कर रही है और रिद्धि सिंह किन परिस्थितियों से जूझ रही हैं, घर वालों से बात हो पर इस तरीके की बात करने के लिए हम उनके परिजनों के पास आए हैं। तो रिद्धि सिंह के माता पिता हमारे साथ हैं, तो इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार ने उनसे क्या कहा है और क्या उम्मीद है, कब तक उम्मीद है रिद्धि सिंह के वापस आने की। तो रिद्धि सिंह की माँ हमारे साथ हैं। जी मैम, तो आपकी बात अभी आखिरी बार कब हुई थी रिद्धि सिंह से? अभी आधा घंटा पहले मेरी बात हुई थी। एक्चुअली हमारी प्रॉब्लम ये कि यूक्रेन गवर्नमेंट अपना देश बचाने में पूरी तरह है, तो वहाँ बच्चे जो भी हैं वो पूरी तरह अपने ऊपर निर्भर हैं। कुछ भी उनको कोई दवाई, खाना, पानी, राशन, कुछ भी कोई एनजीओ, कोई इंटरनेशनल, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर एक सोशल सपोर्ट जैसे हमारे यहाँ तो कई बार लंगर ही लग जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अभी बात हुई कि बेटा कैसे निकलोगे, या निकलने की सोचो तो रिद्धि सिंह की माँ भावुक हो गई हैं। उनका दर्द वही समझ सकती हैं कि जिनकी बेटी एक शहर दूसरे शहर में नहीं बल्कि दूसरे देश में है और उस देश में परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि हर कुछ समय बाद गोलाबारी हो रही है, मिसाइलें गिर रही हैं, इतनी युद्ध के सड़कें माहौल टूटी की हैं, स्थिति, हम लोग सड़कें कैसे टूटे हुए जाएं हैं, 18 घंटे का सफ़र खाने करके, पीने की ऊपर इतनी से कुछ समस्याएं हैं। जगह कल भी हमने कुछ स्टूडेंट से बात करी थी, यूक्रेन के कुछ स्टूडेंट से। उन्होंने दिखाया किस तरह बंकर में रह रहे हैं और खाने पीने की समस्याएं, पानी की समस्याएं आज और तो आने बंकर की पे कोई पुलिस भी उम्मीद। लगा दी गई है। आज तो बंकर में वहाँ पे पुलिस भी लगा दी गई है मेट्रो स्टेशन पे। तो पहले बच्चे थोड़ा सा 5-10 मिनट के लिए बाहर जाके कुछ अपना फ्रेश भी हो पा रहे थे। अब कर्फ्यू है तो वो भी नहीं कर पा रहे हैं। तो आज से खार्किव की सिचुएशन आज से बहुत ज़्यादा ट्रिकी हो गई है। हर वक्त वहाँ ब्लास्ट हो रहा है, हर वक्त वहाँ शेलिंग है, आसमान से मिसाइल कब गिर पड़े पता नहीं। बच्चे जो भी थोड़ा बहुत 4-6 दिन का या 10 दिन का स्टॉक किए होंगे, जो अपना वो रेगुलर राशन रखते थे, उसमें वो कहाँ तक। और वो राशन उनके फ्लैट्स में पड़ा है, वो लोग अभी बंकर में हैं जहाँ पे कोई गैस या ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है। तो इस बात को सोचने की आप जस्ट इमेजिन करिए कि बच्चा एक बंकर में है जहाँ पर कोई सोशल सर्विस, कोई एनजीओ कुछ नहीं है। तो वो एक पंजीरी के भरोसे कितना गुजारा करेंगे। उनको हमने ये बताया कि बेटा एक पॉलीथीन में नमक भर लो, एक शक्कर भर लो, कम से कम सर्वाइवल का रहेगा। पर ये कितने दिन चल पाएगा। जैसा कि बताया मैम ने कि जितना राशन था उनके पास खाने पीने का, वो तो उनके फ्लैट में है और वो उस समय बंकर में छुपे हुए हैं या कहीं बंकर में शरण ले रखी है ताकि किसी प्रकार की जो गोलाबारी है उससे बच सकें। तो अब खाने पीने का जो सामान था वो तो उनके फ्लैट में, तो कब तक कैसे इन परिस्थितियों से जूझा जाएगा। मैम की बात हुई अभी आधा घंटे पहले, मैम ने बताया। तो मैम, सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई एडवाइजरी आई है कि कब तक सबको वापस लाया जाएगा? मैंने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की जो हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर था उस पर बात की थी। ये करीब बात जिस दिन अटैक हुआ है उसी दिन शाम को मेरी बात हुई थी या उसके अगले दिन। तो उन्होंने बताया कि अभी हम वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ से इवैक्यूएट कर रहे हैं और जो ये खार्किव है ये ईस्टर्न बॉर्डर पे पड़ता है और काफ़ी दूर है और थोड़ा सा उधर की तरफ प्रॉब्लम ज़्यादा है। तो उन्होंने कहा कि हम ट्राई कर रहे हैं, 1-2 दिन में कुछ हो पाएगा। पर वो 1-2 दिन तो अब 4 दिन हो गए हैं और अभी तक तो कोई प्रॉपर गाइडलाइन या कोई भी एडवाइजरी खार्किव के बच्चों के लिए नहीं आ पाई है। तो ये बच्चे कैसे वहाँ, और खार्किव में लगभग 4,000 बच्चे हैं, तो वो 4,000 बच्चे कैसे इवैक्यूएट होंगे। आसमान से मिसाइल गिर रही है, ज़मीन पे बम हो रहे हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, तो कैसे उनको और अभी तक हमें कुछ नहीं पता कि कोई पेरेंट्स के पास जो है हेल्पलाइन पे कोई इन्फॉर्मेशन आई हो कि इनको कल परसों कैसे बॉर्डर तक पहुंचाया जाएगा। आज भी जो एक एडवाइजरी आई है एम्बेसी की तरफ से, वो यही है कि बच्चे ट्रेन के थ्रू, क्योंकि ट्रेन्स वहाँ मोबिलाइज़ की गई हैं, लेकिन वो कीव से केवल की गई हैं। कीव से की गई।
लेकिन बच्चे वहाँ तक पहुँचे कैसे? एक डर का माहौल है। कोई भी इस तरह की संस्था जो इंटरनेशनल संस्था होती है, रेड क्रॉस सोसाइटी है, कहीं से गवर्नमेंट कांटेक्ट करे, कैसे भी करके उन बच्चों को वहाँ से निकालने की कोशिश करे। और खारक्यू, स्पेशली खारक्यू और कीव, ये दो मेन शहर हैं वहाँ के, जैसे अपने यहाँ दिल्ली और बॉम्बे हैं, दो बड़े शहर हैं। मैक्सिमम यहाँ पे अगर दोनों के बच्चों को मिला लिया जाए तो 10-12 हज़ार बच्चे इन्हीं दो सिटीज़ के हैं। जो नियरेस्ट बॉर्डर के थे, वेस्टर्न के थे, वो तो पहुंच गए वहाँ पर, उनको ये इवैक्यूएट कर रहे हैं, वहाँ से लिफ्ट कर रहे हैं। प्रॉब्लम तो वो बच्चे ज़्यादा प्रॉब्लम में भी नहीं थे, जो आ रहे हैं वो प्रॉब्लम में नहीं थे। प्रॉब्लम में वो हैं बच्चे, वो भी प्रॉब्लम में थे जो ईस्टर्न की तरफ फंसे हुए हैं, क्योंकि वो तो धीरे धीरे वहाँ पहुँच रहे हैं। आज भी हमारे पास अभी डीएम उन्नाव से फ़ोन आया था, उन्होंने ये चीज़ बताई। डीएम लखनऊ ने भी कल फ़ोन करके ऑफिस से उन्होंने जो लिस्ट बनाई है वो मिनिस्ट्री ऑफ जो एक्सटर्नल अफेयर्स है वहाँ पर भेजी है। तो वहाँ से ये है कि बच्चे, कोशिश कर रही है सरकार, वो केवल एक लिस्ट बना के भेज रहे हैं और वहाँ से बच्चे ला भी रहे हैं, लेकिन उन बच्चों तक नहीं पहुँच पा रहे हैं जिन बच्चों तक वास्तव में मदद पहुँचनी चाहिए। उन बच्चों को कैसे इवैक्यूएट किया जाए, वहाँ से लिफ्ट किया जाए। कल रात से खारकीव में बहुत ज़्यादा अटैक हो रहे हैं और खारकीव अब क्योंकि मेरे ख्याल से वहाँ की रशियन या यूक्रेन गवर्नमेंट का जो भी अपना हो, तो अब कीव से अटेंशन डाइवर्ट करने को इन्होंने पूरा अटेंशन, क्योंकि ये रशिया से की तरफ पास भी पड़ता है, तो सारा अटैक कल रात से खारकीव की तरफ है। तो खारकीव का जो मेन शॉपिंग सेंटर था, गैस लाइन थी, क्योंकि वहाँ पे बच्चे कुकिंग भी करते थे, तो वो सप्लाई के थ्रू गैस थी, वो सिलेंडर नहीं होते। तो आज वहाँ पे गैस पाइपलाइन को भी पूरी तरह डैमेज कर दिया गया। जो मेन सबसे बड़ा ग्रॉसरी स्टोर का शॉपिंग सेंटर था वो पूरी तरह उड़ा दिया गया। तो ऐसे में अगर इन बच्चों को जल्दी से जल्दी, और 4,000 बच्चों को आप एकदम से नहीं निकाल पाएंगे, निकालना शुरू करेंगे तब आपको 2-3 दिन लगेगा। तो हम कब तक वेट करें, कैसे करें? और आप ये जानते हैं, लोग सोशल मीडिया पे इतना फैला रहे हैं अमीरों के बच्चे। अगर हमारे बच्चे अमीर के बच्चे होते तो यहाँ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ते, विदेश नहीं जाते। मैं अपने पर्सनली जानती हूँ, मैंने पूरे 2 साल पूरा होमवर्क किया नेट पे, पूरा मई से अक्टूबर तक मैंने इंटरनेट को छान मारा कि कैसे कुछ करके बच्चा यहीं पढ़े। और नीट के जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं उन्हीं बच्चों के नंबर को ये एजेंसियाँ कॉन्टैक्ट करती हैं। तो जो लोग ये, एक तो हम लोग वैसे ही परेशान हैं, ऊपर से हो रहा है अमीरों के बच्चे। अगर हमारा बच्चा अमीर होता तो यहाँ का प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट होता, वो अब्रॉड का नहीं होता। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये सर्विस क्लास के या गरीबों के या वो बच्चे हैं जो किसानों के बच्चे हैं, जो अपना गांव का खेत गिरवी रख के लोन पे जाके तब एक ख्वाब देख करके पढ़ने गए कि हम एवरेज हैं पर हम कुछ करना चाहते हैं, हम खाली किसान नहीं बन के रहना चाहते। सेफ कंट्री उसको बहुत माना जाता है। यूक्रेन बहुत ही अच्छा कंट्री है, लेकिन अब ये कैसी उन लोगों की अपनी नीतियां हैं जिसकी वजह से वो लड़ रहे हैं। अदरवाइज़ हम लोगों ने सेलेक्ट करके कंट्री भेजा था कि जो विमेंस के लिए सेफ़ है, जहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा है, जहाँ की थोड़ी मेडिकल फैसिलिटीज़, मेडिकल पढ़ाई अच्छी है और आना जाना थोड़ा सा कन्वीनियंट है। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट कर रही है, थोड़े से और एफर्ट करने होंगे उन बच्चों के लिए जो परेशान हैं, क्योंकि 3 दिन 4 दिन 5 दिन तो चल गया, लेकिन अगर ये वार लंबा चलेगा तो उन बच्चों को प्रॉब्लम हो जाएगी, जिसके लिए सरकार से ही उम्मीद है और उम्मीद पे तो दुनिया कायम है और ये सरकार अच्छा करेगी, इसकी उम्मीद के साथ यही आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, इस चीज़ को कम से कम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स तक पहुंचाएं कि कम से कम इस मुद्दे को उठाएं कि जो वास्तव में फंसे हुए बच्चे हैं, जो ईस्टर्न रीजन के बच्चे हैं, उनको कैसे वहाँ से लिफ्ट किया जा सकता है। यही हम लोगों की रिक्वेस्ट है कि उन बच्चों तक कम से कम खाने की ही मदद पहुँचने लगे, कम से कम उनको कोई पूछने के लिए वहाँ पहुँचने लगे। लेकिन वहाँ की एम्बेसी केवल कीव में बैठी हुई है, तो ये हमारे ठीक है, वो कांटेक्ट में है, बच्चों की लिस्ट उनके पास पहुँच रही है, लेकिन एज सच उनके पास कोई भी हेल्प के लिए नहीं पहुँच रहा है। और हम जब जाते हैं, किसी बच्चे, कोई भी फॉरेन जाता है तो उसका पासपोर्ट बनता है, वीज़ा बनता है, तो आप मना कर दो ना कि नहीं भेजेंगे, हम मेडिकल की पढ़ाई वहाँ की नहीं आपको करवा सकते, हम नहीं भेजेंगे वहाँ पर। बच्चा जा रहा है, एक रूल है कि कंट्री टू कंट्री इवैक्यूएशन के लिए पेरेंट रिक्वेस्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, क्योंकि जब एक देश से दूसरे देश की बात आती है तो ये लॉ एंड ऑर्डर का ही मामला हो जाता है कि हम अपनी सरकार को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप हमारे बच्चों का ध्यान करिए, क्योंकि हम आपको अपना गार्जियन बनाते हैं। भाई सरकारें क्यों होती हैं कि नागरिकों की जान माल की रक्षा के लिए और एक संतुलन बैठाने के लिए, तो हम किसके पास जाएं?
हम अपने बच्चों के माँ बाप है, पर हमारे माँ बाप तो गवर्नमेंट वाले ही हैं ना, तो हम उन्हीं से ही उम्मीद कर सकते हैं कि वो हमारे बच्चों को वापस लाएं। और कंट्री टू कंट्री हम वहाँ किसको फ़ोन कर ले, हमारी वहाँ कौन सुनेगा? तो वो तो हमारी गवर्नमेंट ही वहाँ तक ये बात पहुँचा सकती है और कर सकती है। गवर्नमेंट एफर्ट कर रही है, लेकिन एफर्ट उन बच्चों तक पहुंचने चाहिए जिनको वास्तव में ज़रूरत है। और सरकार को कोई न कोई एक डायरेक्शन देना चाहिए कि उन बच्चों के लिए वो क्या कर रहे हैं। उसके लिए उन्होंने कोई डायरेक्शन नहीं दिया है कि बस वेट करिए वेट करिए। लेकिन वो बच्चा वेट क्या करेगा जिसके पास अब खाने के लिए नहीं है और पैसे नहीं है। तो इस तरफ सरकार का ध्यान दिलाने के लिए मैं चाहता हूँ मीडिया या जो भी प्रिंट मीडिया है या आप लोगों का जो माध्यम है, इसके थ्रू उन तक ये बात पहुँचे कि उन बच्चों तक ऐसी हेल्प पहुँचनी शुरू हो जाए। इस तरह की हेल्प पहुँचेगी, चाहे रेड क्रॉस सोसाइटी से पहुँचाए, चाहे गवर्नमेंट खुद रिक्वेस्ट करे रशियन से या यूक्रेनियन से, जो गवर्नमेंट है वहाँ की, कि भाई इन बच्चों के पास इस तरह की हेल्प पहुँचे, कम से कम खाने का सामान तो पहुँचने लगे। ऐसे वार सिचुएशन में हमेशा ऐसी मदद पहुँचती रही है लोगों के पास। तो इस तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिए और बच्चों को मॉरली सपोर्ट सरकार को करना है। तो सरकार की तरफ से ऐसा कुछ हो, और इस सरकार से तो हमें बहुत उम्मीदें हैं, पहले भी इसने किया है और उम्मीद है कि इस बार भी ये अपने इस कार्य को अच्छे से पूरा करेंगे और मेरा बच्चा और दूसरों के बच्चे घर आएंगे। अच्छा, सर का कहना है कि इस सरकार से हमें ज़्यादा ही उम्मीदें हैं और उम्मीद ये भी है कि सरकार कुछ ना कुछ जल्द से जल्द कोई सकारात्मक कदम उठाएगी ताकि इनके बच्चे और भी देश के कई बच्चे वापस अपने अपने घर पहुंच सकें, अपने परिजनों के पास। तो सर एक बात पूछना चाहूँगा, जैसे कि पोलैंड के थ्रू कुछ बच्चे आए हैं, तो ये जो मैम रिति सिंह जी उधर हैं, तो वो ईस्ट बॉर्डर साइड फंसी हुई हैं क्या? वो ईस्टर्न जो साइड है इसका, जो रसिया से लगा हुआ जो बॉर्डर है, जी जी, रसिया की तरफ का जो बॉर्डर है वो ईस्टर्न बॉर्डर है। जो ये वाला बॉर्डर है जो वेस्टर्न है, इधर बहुत सारे पोलैंड की तरफ, पोलैंड, हंगरी और स्लोवाकिया, इस तरह के जो कंट्रीज़ हैं, इस तरफ के जो इस सिटी थे, लवीव है, कुछ और सिटीज़ वहाँ के हैं, उनके बच्चे वहाँ पर पहुँचे हैं जिनको लिफ्ट किया जा रहा है। कुछ बच्चे हैं, मेरे पास ऐसी सूचना आई है, कुछ बच्चे हैं जिनका सिक्स सेंस काम किया या कुछ किया कि अच्छा ऐसा चल रहा है तो हम लोग कीव की तरफ उधर शिफ्ट हो लेते हैं थोड़ा घूमने के लिए, क्योंकि इस समय विंटर वेकेशन वहाँ चल रही थी। तो कुछ बच्चे उधर चले गए थे कि अगर वार लाइक सिचुएशन होगी तो हम लोग निकल जाएंगे। तो कुछ बच्चे केवल कुछ हैं, केवल 10, 15, 20 बच्चे ऐसे हैं उनके बीच के जो मुझे पता चला है। तो उस साइड के बच्चे गए और उधर के भी सारे नहीं जा पाए हैं, वेस्टर्न के भी सारे नहीं जा पाए हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि वहाँ पर भी तो वार चल रही है। जो बॉर्डर के 200-300 किलोमीटर के एरिया में थे, केवल वो बच्चे वहाँ पर किसी साधन के थ्रू जा रहे हैं। लेकिन लेटेस्ट सिचुएशन ये कि अभी भी वहाँ पे कम से कम 1800 बच्चे बॉर्डर के पास पहुँचे हैं जिनको अभी तक लिफ्ट नहीं किया गया है। अच्छा, तो सर का कहना है, और हम बता भी दें आपको, जो ईस्टर्न बॉर्डर है वो रूस से लगा हुआ है, और जो पोलैंड के थ्रू यानी कि वेस्टर्न बॉर्डर से जो बच्चे वापस आए हैं, तो समस्या ये हो रही है पूरी कि जो ईस्टर्न बॉर्डर में बच्चे फंसे हैं, अगर उनको पोलैंड के थ्रू वापस आना है तो फिर इन्हें पूरा यूक्रेन को क्रॉस करके, पूरा 1400-1800 किलोमीटर क्रॉस करके, पूरा जब यूक्रेन क्रॉस करके वो वेस्टर्न बॉर्डर पहुंचेंगे तब वो पोलैंड के थ्रू वापस आ सकते हैं। लेकिन यूक्रेन में ऐसी परिस्थिति है नहीं कि आप बाई रोड, बाई बस, बाई ट्रेन ईस्टर्न बॉर्डर से वेस्टर्न बॉर्डर पहुंच सकें, क्योंकि वहाँ तो गोलाबारी और बमबारी हो रही बराबर। तो सर हम ये जानना चाहेंगे कि मैम कब गई थी यहाँ से? 2018 में। अच्छा, 2018 में गई थी। 2018 में उसका 4th ईयर है ये, दिस इज़ 4th ईयर। हाँ, अभी उसका 2 साल वहाँ पे और उसका भी कोर्स इसके बाद है। अच्छा सर, अभी कुछ दिन पहले जब इस तरीके की परिस्थितियां नहीं बनी थी, तो इंडियन गवर्नमेंट ने भी और यूक्रेन गवर्नमेंट ने भी एक एडवाइजरी जारी करी थी कि जो बच्चे इंडियन जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने अपने घर वापस लौट जाएं, अपने अपने देश वापस लौट जाएं। लेकिन उनका कहना ये इंडियन गवर्नमेंट ने इस तरीके से नहीं कहा था कि वॉर की सिचुएशन बनने वाली है इसलिए वापस, एक एडवाइस के तौर पे एडवाइजरी जारी करी थी कि हाँ कुछ सिचुएशन ऐसी बन सकती है। तो तब आप लोगों का ध्यान नहीं गया या ऐसा नहीं लगा? वो मैं आपको क्लियर कर दूं इसमें कि जब ये एडवाइजरी जारी हुई है तो उसमें ये कुछ इस तरह से था कि जिनका इम्पोर्टेंट काम ना हो वो निकले। तो इन बच्चों की क्योंकि क्लास शुरू हो चुकी थी तो इनको था कि अगर हम चले जाएंगे तो हमारा सब जो है, इनका था कि ये असाइनमेंट जमा करने यूनिवर्सिटी जाना है, कुछ ऐसा, तो हमारा जो ये वर्क ऑफ लग जाएगा वहाँ पर। जो है अगर आप टाइम पे असाइनमेंट नहीं जमा करते तो आपको रिपीट एग्ज़ाम देना पड़ता है और उसमें कई बार चक्कर काटने पड़ते हैं।
तो इनको लगा कि अगर ये एडवाइजरी उनके लिए जिनका काम नहीं है या जिनका इम्पोर्टेंट नहीं है, पर जिनका है क्लास चल रहा है तो उनके लिए नहीं है, पहली चीज़। दूसरा ये कि जब ये एडवाइजरी जारी हुई तो ये आपके पास वहाँ, क्योंकि आजकल तो हर चीज़ गूगल पे आप वहाँ का देख लीजिए, अवेलेबिलिटी ऑफ फ़्लाइट्स टू इंडिया। हमारे सब मेरे बेटी के साथ के बच्चों ने कराई थी, बड़ी मुश्किल से उनको मिली। उसी की जो फ्लैटमेट थी उसको 26 की फ़्लाइट मिली थी, एक और लड़की थी उसने जब कराई है तो उसको 7 मार्च की फ़्लाइट मिल रही थी। तो एडवाइजरी होना और नंबर ऑफ़ फ़्लाइट्स अवेलेबल होने में डिफरेंस होता है। प्लस जो फ़्लाइट हो भी रही थी वो उनके प्राइस इतने ज़्यादा हो रहे थे कि बच्चे सोच रहे थे कि एक हफ्ते बाद की कराएं तो थोड़ा सा होगा। और प्लस हम लोग तो ये कह रहे थे कि किसी भी तरह फ़्लाइट करा लो, तो क्योंकि फ़्लाइट इतनी ज़्यादा अवेलेबल, भाई 18,000 बच्चों को अगर आना था, एकदम से निकलना था 3 दिन के लिए, तो आप खुद ही गूगल पे देखिए क्या 18,000 बच्चों के निकलने के लिए उतनी नंबर ऑफ़ फ़्लाइट्स तब अवेलेबल थी उस एक हफ्ते के दौरान। गवर्नमेंट ने केवल 3 फ्लाइट्स का अरेंज किया था, 22, 24 और 26 की, केवल 3 पहली फ्लाइट्स आ के पाई, बाकी लिए। दो पहली आ पाई। एडवाइजरी 15 को जारी हुई, इसमें इस तरह का नोटिफिकेशन नहीं था कि वार लाइक सिचुएशन है, आपको यहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है, आप निकलिए जितनी जल्दी हो सके। उस हिसाब से नंबर ऑफ़ फ़्लाइट्स, बबल फ़्लाइट्स उस समय चल रही थी। किसी ने मुझे सूचना दी थी कि बबल फ़्लाइट्स ख़त्म कर दी गई थी, इंटरनेशनली शुरू कर दी गई, जबकि ऐसा था नहीं। मेरे पास ऐसी सूचना थी। इंटरनेशनली जब फ़्लाइट शुरू हो जाती तो कुछ ही बच्चे आ सकते थे, लेकिन अगर 18,000 लोगों को आपको लाना है तो कम से कम आपको 10 दिन लगेंगे, जब आप पर डे कम से कम 10 फ्लाइट्स रोज़ चलाएं, क्योंकि एक फ़्लाइट में 200-250 बच्चे से ज़्यादा तो नहीं आ सकते हैं। 18-20 हज़ार बच्चों को निकालने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ते। तो कहीं न कहीं ये हमारा फेल्योर रहा है, क्योंकि हम भी बच्चों को समझाते रहे कि बेटा आ जाओ, लेकिन वहाँ के टीचर्स ने भी कहा कि ऐसी सिचुएशन नहीं है कि वार हो जाएगी। हमें साफ फेसबुक पेज भेजा, जिसकी फेसबुक पेज पे था कि दिस इज़ मोर ऑफ अ मीडिया वार इन कंपेरिजन टू एक्चुअल वार लाइक सिचुएशन। हमारे पास ये फेसबुक पेज है कि जिसमें इस तरह की चीज़ें थी, तो हम लोगों को लगा कि हाँ हो सकता है कि इन्हें 2 टुकड़े कर दिए और अब ये शांत हो, खाली इस तरह का शो ऑफ ये है। हमारे गवर्नमेंट की जो एजेंसी है, या कहीं उनकी गवर्नमेंट की एजेंसी का फेल्योर है, जो ये पकड़ नहीं पाए कि ऐसी परिस्थिति है, वार हो All of सकता है। sudden होगी। जबकि अमेरिका इस चीज़ को कह रहा था कि वो पूरी तरह से अपनी इस मूड में है कि हमें वार करनी है इस बार, मतलब अच्छे से इनको सबक सिखाना है, चाहे वो उनके उपराष्ट्रपति रही हों या बाइडन रहे हों। कह रहे थे कि यूएसए आपका रसिया जो है वो वार के पोजीशन में हो, वार कर सकता है, लेकिन हम लोगों ने भी इसको लाइटली लिया, क्योंकि इतना बड़ा वार इसने 70 ईयर्स के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसने इतना बड़ा वार किया है। अदरवाइज़ हम भी 2014 का सोच रहे थे, जैसे क्रीमिया को इसने अलग किया, उसी तरह कोई छोटा इंटेंसिटी का वार करके अलग कर लेगा, और उसने कर भी लिया था। उसके बाद फेल्योर शुरू होगा यूएसए और इन सब का। जब 2 कंट्रीज़ को, 2 जो उनके ऐसे रीजंस थे, उनको उसने पार्ट से अलग कर दिया और नया कंट्री नाम दे दिया, तो मुझे लगा कि अब सब शांत हो जाएगा। तो बेटा ठीक है, रुको वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, अगर तुम नहीं आना चाह रहे हो तो मेरे ख्याल से ऐसी दिक्कत नहीं, लेकिन तुम भी फ़्लाइट देखो जिसमें अवेलेबिलिटी हो, उसमें करा उसने लो। कहा था कि हम 7 मार्च की फ़्लाइट करा रहे हैं, कि हमें उसके आसपास की मिल रही है, 7 मार्च की फ़्लाइट के लिए हम करा रहे हैं और वो हम कल परसों में करा लेंगे। और बस हम लोग इसी में ही, और ऑल ऑफ सडन ये शुरू हो गया। अच्छा, सर का कहना है, मैम का भी कहना है कि जब एडवाइज़री जारी हुई तो हम लोगों ने उसको लाइटली इसलिए लिया कि ये समझा गया कि जिन लोगों की पढ़ाई चल रही है, एग्ज़ाम है, या जिन लोगों का काम नहीं है वो लोग वापस आ जाएं, लेकिन ऐसी कोई वार जैसी सिचुएशन नहीं बनने वाली है। यूक्रेन और रूस के अंतर्राष्ट्रीय संबंध इस तरीके से बिगड़े कि उधर वॉर जैसी स्थिति बन गई। तो सर हम ये जानना चाहेंगे कि अभी आपसे यहाँ के किसी गवर्नमेंट अधिकारी ने या किसी सरकार की तरफ से कुछ इस तरीके का कोई व्यक्तिगत तौर से आपको बताया गया हो कि ऐसा? हर लेवल पे चाहे डीएम हेल्पलाइन हो, राहत शिविर जो है यहाँ की उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के हेल्पलाइन हो, एडीएम, सभी जितने भी अधिकारी हैं वो सब कांटेक्ट कर चुके हैं, सारा डिटेल ले चुके हैं। बस एक चीज़ जो अभी रह गई है वो ये कि वहाँ से उनको निकालना। बाकी हर जगह हमारी बात हो चुकी है, हर जगह बच्चों का रजिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट के पास सारे डेटा हैं, सब कुछ हो चुका है, बट एक्चुअली उनको वहाँ से इवैक्यूएट करना बस, और इसकी इन्फॉर्मेशन उनको देना, बस यही अभी नहीं हो पाया है।
मतलब गवर्नमेंट अपनी तरफ से एफर्ट कर रही है, ये तो थैंक्स टू दिस गवर्नमेंट, चाहे यूपी गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो। आज भी डीएम एडीएम के यहाँ से फ़ोन आकर के उन्होंने हालचाल भी लिया है कि क्या बच्चे की पोजीशन है, और उनसे कह दीजिए कि वहीं पर रहें जहाँ पर इंटैक्ट हैं। जैसे कोई नई एडवाइजरी जारी होती है हम लोग लगे हुए हैं इसमें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो बच्चे 4 दिन हो चुके हैं, जो सिचुएशन है कब तक चलेगा, क्योंकि ये भी हो रहा है कि बच्चे आ रहे हैं तो हमारे सभी ये बच्चा कहाँ है, जब दूसरे आ रहे हैं तो आपका बच्चा क्यों नहीं आ रहा है। अब उनको कहाँ तक समझाएं कि वो 1400 किलोमीटर दूर है, उस बॉर्डर से वहाँ तक नहीं आ सकता, क्योंकि बीच में पुल भी उड़ा दिए गए हैं। फिर तो पूरा यूक्रेन देश ही कल रात से अगर आप न्यूज़ चैनल देखिए, कल रात से खार्किव शहर पे इतना ज़्यादा शेलिंग हुई है, इस तरह से मिसाइल करी जा रही हैं, गैस पाइपलाइन उनकी डैमेज, पूरे शहर को इन्होंने जो है अटैक जोन में ले लिया है। तो अब मतलब अभी अगर कल तक शायद कोई रेस्क्यू पहुंचता तो शायद आसान था। अब तो जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं सिचुएशन उस शहर की और ख़राब होती जा रही है। तो ऐसे में हम लोग क्या करें, कैसे करें, मतलब कैसे क्या हो। देखिए कैसी समस्याएं परिस्थितियां बन रही हैं कि गैस पाइपलाइन भी नष्ट हो गई है, और खाने पीने की समस्याएं, ग्रोसरी की जो शॉप थी वो भी सारी बंद हो गई। मतलब किसी भी प्रकार की कोई सुविधा वहां नहीं बची है। जैसे तैसे अपनी जान को बचाए हुए जो मेट्रो का बेसमेंट है उसी में छुपे हुए हैं। तो मैम ये जानना चाहेंगे कि आपकी जो बात बेटी से मतलब किसी प्रकार का इंटरप्शन तो नहीं होता है कि बात करने में भी पता चले कई घंटों बात भी ना हो पाए, इस तरीके की सिचुएशन तो एक्चुअली क्योंकि उन लोगों के पास बैटरी चार्ज करने की प्रॉब्लम है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहे की तरफ से कोई भी सुविधा तो है ही नहीं। बच्चा अपने आप किसी तरह सरवाइव कर रहा है। तो जिस तरह से कहीं से उनको मेट्रो पे कोई एक पॉइंट मिलता है तो वो फ़ोन चार्ज करते हैं, तो वो उसको या तो एयरप्लेन मोड पे रखते हैं या ऑफ करके रखते हैं। तो हम लोग का बस होता हमारी इतनी बात होती है, क्या हाल, तो होता है सही, ठीक, फाइन। बस ये हमारा 2-3 घंटे में एक कन्वर्सेशन होता है। और व्हाट्सएप कॉल या बात तो अब हो ही नहीं पा रही है। शुरू के पहले दिन तो हुई थी, पर अब हमारा सवाल होता है कि नाश्ता किया, हाँ, क्या हाल, ठीक, बस एक एक शब्दों का हमारा है। इससे हमें ये पता चल रहा है कि हमारा बच्चा भी जिंदा है। बहुत सारी समस्याएं हैं कि बैटरी चार्ज करने की प्रॉब्लम है, थोड़ा बहुत कन्वर्सेशन हो पाता है कुछ घंटों में, बस इतना हाल चाल ले पाते हैं कि हाँ सब ठीक है, अभी सब कुछ ठीक ठाक है, अभी हम लोग सुरक्षित हैं, इस तरीके की बातचीत हो पाती है। तो अब सर क्या आप कहना चाहेंगे कुछ सरकार के लिए, आप अगर कुछ कहना चाहें, कुछ मैसेज देना चाहें या किसी के लिए सरकार के लिए तो यही है, जो उनके एफर्ट्स हैं थोड़ा सा उसको और करें। जो मानवाधिकार की संस्थाएं हैं, हमारी रेड क्रॉस सोसाइटी है, उसी से निवेदन करना चाहेंगे कि उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि इंडियन भी रेड क्रॉस सोसाइटी में है और वर्ल्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी मदद ले करके। क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हम लोग भी, मैं भी लेक्चरर मैथमेटिक्स हूँ, आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं, तो जानकारी है थोड़ी बहुत। तो इन संस्थाओं से ये मदद ले सकती है गवर्नमेंट, क्योंकि उस रेड क्रॉस सोसाइटी को कोई अटैक करने वाला नहीं है। उसमें भारतीय झंडा भी लगा हुआ है, तो वहाँ पर रशियन उसको सैल्यूट ही कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारत का नाम है, और वहाँ के बच्चे अगर निकलेंगे तो शायद उनको कोई हार्म नहीं पहुँचाएगा अगर रेड क्रॉस सोसाइटी से मदद मांगती है भारतीय सरकार। तो ये हमारी अपनी एक छोटी सी एडवाइस है। मैं तो एक छोटा सा नागरिक हूँ इस देश का, तो उतनी उनको सलाह उतनी नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी उनके जो भी एफर्ट्स हैं उनको थोड़ा सा और बढ़ाने की ज़रूरत है कि कैसे उन बच्चों तक पहुँचा जाए और उनको वहाँ से लिफ्ट किया जाए। इसी सरकार से यही उम्मीद की जाए। हमारी ये रिक्वेस्ट है कि पेपर वर्क और ऑन रिकॉर्ड काम के साथ साथ अगर ग्राउंड रियलिटी से एक्चुअली बच्चों को जितनी जल्दी इवैक्यूएट कर सकें, तो उसी के लिए हम लोग सभी के बहुत बहुत शुक्रगुजार हो। सर की और मैम की यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द कैसे भी सरकार किसी भी तरीके की मदद पहुंचाए। और सर एक छोटी सी एडवाइस दे रहे हैं कि सरकार रेड क्रॉस सोसाइटी से भी हेल्प मांगने की कोशिश करे, तो लगता है सर को तो थोड़ा काम सरल हो जाएगा। और सोशल मीडिया पे जो इस तरीके के मैसेज वायरल हो रहे हैं कि सभी अमीरों के बच्चे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भारत से यूक्रेन पढ़ने जाते हैं वो अमीरों के बच्चे नहीं जाते हैं, मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे होते हैं। क्योंकि ये बात सही भी है और फैक्ट भी है, जैसा कि मैम ने कहा कि अगर वो अमीरों के बच्चे होते तो यहाँ प्राइवेट कॉलेज में अपना मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर रहे होते। तो मेडिकल की जो पढ़ाई यहाँ हिंदुस्तान में जितना उसका जो है खर्चा होता है उससे कम ही यूक्रेन में होता है। इसी तरीके की
पढ़ाई मेडिकल की करने के लिए, तो काफ़ी मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे यूक्रेन में हैं। तो इस तरीके के सोशल मीडिया मैसेजेस पर ध्यान ना दें, ये सब अफवाहें हैं। और यही उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द ऋति सिंह जी और बाकी बच्चे अपने घर पहुँचें। सरकार कैसे भी करके वहाँ मदद पहुँचाए और सभी बच्चों को वापस अपने अपने घर पहुँचाए, परिजनों से मिलवाए। तो सर यही उम्मीद करते हैं और हम आप लोगों की बात सभी प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और ख़ासकर उन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे ताकि उन तक ये खबर पहुंचे जो इस मामले में, जो इस मुद्दे में कुछ सकारात्मक कदम उठा सकें और किसी भी प्रकार के कोई हेल्पफुल कदम उठाएं। चलिए, आप ही हो सकता है वो माध्यम बन रहे हों, आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे, सरकार के कानों तक पहुँचे। सिर्फ एक छोटी सी एडवाइस की उन खार्किव और कीव जैसे जो शहर हैं यूक्रेन के, उनके बच्चों की तरफ भी सरकार ध्यान दे और किसी भी तरह से करके उनको अपने देश वापस लाए। जी सर, और मैम से भी कहना चाहेंगे धैर्य बनाए रखिए, जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा और ऋति सिंह जी और बाकी बच्चे जल्द ही अपने परिवार के पास होंगे। सरकार कोई जल्द से जल्द कोई ना कोई सकारात्मक कदम उठाएगी और हम भी इस मुद्दे को लेके पूरी कोशिश करेंगे और इसी मुद्दे को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे अपने क्षेत्र में और हर प्लेटफॉर्म पे आपकी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।